अंजलि, शेफाली और पायल जान की भीख मांग रही हैं। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मगर उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कमरे के अंदर उन तीनों की 3 सौतन और सास बिमला खड़े हुए हैं। ये सब इन लोगों का ही किया धरा है। बिमला जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम तीनों का खेल खत्म। कल सुबह होते ही तुम तीनों का काम तमाम कर दूंगी। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। बिमला पहले से ही ऐसी है। वो बस खुद की सुनती है। उसे बस खुद का स्वार्थ दिखता है। वो खुद गर्ज और लालची है। उसके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे शांत किस्म के हैं। वो तीनों अपनी माँ से जबान लड़ाने की हिम्मत नहीं करते। बिमला जो कहती है वो तीनों चुपचाप सुन लेते हैं। एक दिन बिमला के कहने पर पंडित जी तीनों के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। बिमला लड़कियों की तस्वीर देखती है और तीनों बेटों की शादी का फैसला करती है। बेटा, मैंने तुम तीनों के लिए लड़की पसंद की है। अगले महीने तुम तीनों की शादी है। एक साथ तीनों की शादी हो जाएगी। मगर माँ, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। ऊपर से लड़कियों को हमने देखा तक नहीं है। हाँ, वही तो। ऐसे कैसे शादी हो सकती है? अच्छा, अब मेरे साथ जबान लड़ाने लगे हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। सुनो, इस घर में मेरा फैसला ही फाइनल है। गांव की 3 बहनें हैं जिनसे तुम तीनों की शादी होगी। अच्छा दहेज मिलने वाला है। बिमला वहाँ से चली जाती है। छोटा बेटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, माँ को तो बस दहेज की पड़ी है। क्या करे, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। 1 महीने बाद तीनों की शादी हो जाती है। अंजलि, शेफाली और पायल के साथ। बिमला को दहेज का पूरा पैसा भी मिल जाता है। तीनों बहुओं का एक पालतू तोता है। वो तीनों के साथ पला बढ़ा है। उसका नाम मोती है। अंजलि मोती को भी साथ ले आती है। ये क्या बहू, इस तोते को साथ ले आने की क्या जरूरत थी? इसके बिना तो हम नहीं रह सकते माँ जी। हाँ, अंजलि दीदी के बिना मैं भी नहीं रह सकता। शेफाली दीदी और पायल दीदी से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। देखिए माँ जी, मोती तो हम इंसानों की तरह ही बात करता है। वो सब तो ठीक है, मगर इसे खिलाएगा कौन? हमारे पास कोई खजाना थोड़ी है। एक तोते को खिलाने में कितना ही खर्चा होगा माँ जी। ठीक है, हम तीनों अपने हिस्से से मोती को खाना देंगे। तब ठीक है, इसके लिए मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूँगी। वाह रे वाह, कितने कंजूस है। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो जाती है, मगर अंजलि बिमला को मना लेती है। मोती को पिंजरे में रखकर तीनों घर के काम पर लग जाते हैं। तीनों की एक खासियत है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आज ससुराल में आकर तीनों मिलकर नाश्ते में तंदूरी मोमोज, झोल मोमोज, चीज मोमोज, ग्रीन मोमोज, सोया मोमोज, कुरकुरे मोमोज बनाते हैं। तीनों बेटे और बिमला खाने बैठते हैं। अंजलि चारों को मोमोज देती है। सभी खाने लगते हैं। वाह, क्या मोमोज है, खा के मजा आ गया। हाँ, सच में पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी बनाई हुई मोमोज तुमको अच्छी नहीं लगती थी? वो बात नहीं है माँ, आपके बनाए हुए भी बहुत अच्छे हैं, मगर इसकी बात ही कुछ अलग है। हाँ जी, गांव में सभी हमारे खाने की बहुत तारीफ करते थे, खासकर मोमोज। गांव में कोई भी फंक्शन में हम ही तो खाना बनाते थे। यहाँ हमें अगर कोई ऑर्डर मिला तो हम वहाँ जाकर खाना बना सकते हैं न जी। ये सुनकर बिमला चिल्ला उठती है, नहीं, कभी नहीं। हमारे घर के कुछ नियम हैं। घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। तुम लोग ये चीज कभी सोचना भी मत। सभी चुप हो जाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों बेटे फिर से तारीफ करते हैं। ये देखकर बिमला को जलन होती है। वो मन ही मन में कहती है, अच्छा, आते ही मेरे बेटों के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम तीनों को। अंजलि दीदी, मुझे भी दो ना। अंजलि अपने हिस्से से मोती को खिलाती है। इधर बिमला अपने ही मन में कुछ प्लान बनाने लगती है। उसको दहेज का पूरा पैसा मिल चुका था। उसे अभी किसी की परवाह नहीं है। अंजलि, शेफाली और पायल तीनों हर रोज खाना बनाने लगते हैं और बिमला के तीनों बेटे उनके खाने के भक्त बन जाते हैं। कभी कभी वो तीनों बिमला से झूठ बोलकर बाहर जाते हैं और किसी फंक्शन में मोमोज बनाते हैं। इससे उन तीनों को अच्छे पैसे मिलते हैं। दीदी, क्या करेंगे इन पैसों का? रख देंगे, बुरे वक्त पर काम आएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। थोड़े दिनों बाद तीनों गर्भवती हो जाती हैं और डॉक्टर आकर तीनों का चेकअप करते हैं। देखो, लगता है तुम तीनों घर का काम बहुत करते हो, मगर इस हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। तुम तीनों को रेस्ट की जरूरत है। ये बोलकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। तीनों बेटे बहुत खुश हैं क्योंकि वो पापा बनने वाले हैं, मगर बिमला बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि तीनों बहुएं रेस्ट पर हैं। इसलिए घर का सारा काम अब बिमला को ही करना पड़ रहा है। क्या फायदा हुआ घर पर बहू लाने का? तीनों को एक साथ गर्भवती होना था। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। बिमला पंडित जी को बुलाती है। अरे बिमला बहन, तुमने फिर से लड़कियों की तस्वीर क्यों लाने को कहा? तुम्हारे बेटों की तो शादी हो चुकी है।
अरे चुप रह पंडित, ज्यादा पटर पटर मत कर। मैं मेरे बेटों की चाहे 10 बार शादी करवाऊं, तुझे क्या? तुझे तो पैसे मिलने से मतलब है ना। हाँ हाँ वो तो है। तो बताओ इसमें से किन तीनों को पसंद किया? इनमें से ज्यादा दहेज कौन देगा? पंडित जी हंस देते हैं। उन्हें बिमला का प्लान समझ में आ गया है। बिमला को 3 लड़कियां पसंद आती हैं। दहेज मिलने का चांस भी ज्यादा है। तीनों बेटे जब घर आते हैं तब बिमला उन तीनों को अपने कमरे में बुलाती है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया माँ? तुम तीनों से मुझे जरूरी बात करनी है। मैंने तुम तीनों के लिए लड़की देखी है। लड़की? मगर क्यों? हम तो शादीशुदा हैं। नहीं, ये तीनों तुम्हारे लायक नहीं हैं। मैंने फैसला किया है कि तुम तीनों को शादी करनी होगी बस। मैं और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। इस बार और ज्यादा दहेज मिलेगा। बिमला चली जाती है। छोटा बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये क्या बात हुआ? हमें हर बार सब कुछ चुपचाप मान लेना होगा क्या? कर ही क्या सकते हैं? माँ के ऊपर हमने कभी बात किया है क्या? उस दिन शाम को बिमला की सहेलियां घर पर आती हैं। बिमला, तूने बिल्कुल सही सोचा है। मैं तो पहले ही समझ गई थी। तू शादी करवा दे, हम तेरे साथ हैं। बिमला तीनों बेटों की फिर से शादी करवा देती है। तीनों बेटे चुपचाप माँ की बात सुन लेते हैं। ये क्या घर में सौतन आ गई? अंजलि, शेफाली और पायल चौंक जाते हैं। वो तीनों रो पड़ते हैं। ये क्या किया आप तीनों ने? फिर से शादी कर ली। अंजलि मुझे गलत मत समझो। असल में माँ ने कहा इसलिए। माँ ने कहा? क्यों? आप लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते क्या? ए अंजलि, जबान संभाल के बात कर। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम तीनों को। ये बोलकर बिमला पहले तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर अंजलि, शेफाली और पायल को एक कमरे में ले जाकर जमीन पर फेंक देती है। वो तीनों जान की भीख मांगते हैं। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मगर उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिमला जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम तीनों का खेल खत्म। आज सुहाग रात हो जाने दो। कल सुबह होते ही तुम तीनों का काम तमाम कर दूंगी। ये बोलकर बिमला तीनों नई बहुओं के साथ चली जाती है। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दीदी, अब क्या करे? जो भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तभी खिड़की से मोती घर के अंदर घुसता है। तीनों मुक्त हो जाते हैं। चलो दीदी, इस घर से चुपचाप निकल जाते हैं। तीनों रास्ते में निकलकर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो तीनों काफी दूर पहुँच जाते हैं। वो थक जाते हैं। हाँ, उस घर से हमें मुक्ति तो मिल गई, मगर अब हम क्या करेंगे? खाएंगे कैसे? रहेंगे कहाँ? रहने से ज्यादा जरूरी है खाना। खाएंगे कैसे? दीदी, हम काम करके जो पैसा बचा कर रखते थे वो मेरे पास है। आप कहती थी ना कि वो पैसा जरूरत में काम आएगा। हाँ, मगर उन पैसों से हम करें क्या? क्यों? दुकान लगाओ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात करी है तूने मोती। हम 1 रुपए में छोटी छोटी मोमोज बेचेंगे। इससे लोग हमारे पास जरूर आएंगे। सुबह हो चुकी है। वो तीनों मोमोज बनाने का सामान खरीदती हैं और रास्ते के साइड में मोमोज बनाने लगती हैं। मोती चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगता है। आइए आइए। एक तोते को बुलाते हुए देखकर और मात्र 1 रुपए में मोमोज मिलेगी सुनकर ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है। अरे मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो, बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और दो। ऐसे पहले दिन ही बहुत सारी मोमोज बिक जाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही फिर से ठेले के सामने लाइन लग जाती है। इस तरह हर दिन लाइन बड़ी होती जाती है। मजदूर से लेकर पुलिस वाले तक सभी 1 रुपए की स्वादिष्ट मोमोज के भक्त बन जाते हैं। इस तरह तीनों को रहने की जगह मिल जाती है। उधर बिमला को एक सोच हमेशा लगी रहती है। बेटों की शादी करवाने से दहेज मिलता है, क्यों ना और एक बार शादी करवाई जाए, फिर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सोचकर बिमला फिर से पंडित जी को बुलाकर रिश्ता पक्का करती है और फिर से तीनों बेटों की शादी करवाती है और तीनों नई बहुओं को घर पर लाती है। उसके बाद पुरानी बहुओं को घर से निकाल देती है। वो तीनों यहाँ वहाँ धक्के खाकर अंजलि की मोमोज की दुकान पर जा पहुँचती हैं। अरे, तुम तीनों को क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक है ना? तब वो तीनों सब कुछ बताती हैं। सब कुछ सुनकर अंजलि कहती है, पता था, मुझे ये पता था। माँ जी दहेज के लालच में फिर से ऐसा ही करेंगी, मगर उन्हें रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं और कितनी लड़कियों का सर्वनाश हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ के पुलिस ऑफिसर हमारे यहाँ खाने आते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, उनके पास जाते हैं। ये बोलकर सभी थाने जाते हैं और ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं। सब कुछ सुनकर ऑफिसर बिमला के यहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस देखकर बिमला घबरा जाती है। अरे ये क्या? पुलिस क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? दहेज के लालच में आकर और कितने शादियां कराएंगी? बिमला चुप हो जाती है और जान की भीख मांगती है। मुझसे गलती हो गई ऑफिसर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। बहू, मुझसे गलती हो गई। कौन बहू? हम लोग आपकी बहू हैं।
तो फिर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? आपको तो सजा होनी ही चाहिए। ऑफिसर बिमला और साथ में तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा ये है, जो माँ के डर से गलत चीजें मान लेते हैं उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। चारों को कारागार में बंद किया जाता है। अंजलि और सभी बहुओं को इंसाफ मिलता है। ममता नाम की एक गंजी औरत कहीं चली जा रही थी। तभी अचानक उसे एक तड़पती हुई गाय दिखी। उसके पास एक छोटा सा बछड़ा भी था जो कि रो रहा था। ममता भागते हुए उस गाय के पास गई और पानी पिलाया। गाय माता, क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गर्भावस्था वाली हालत में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए अपने बछड़े को जन्म देते हुए मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना आपके बछड़े का क्या होगा? तुम मुझे बहुत साफ दिल की लग रही हो। अगर हो सके तो मेरे बछड़े का ख्याल रखना। जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। इतना बोलकर गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए। क्या ममता उस बछड़े को अपने साथ ले जाएगी? क्या गाय को न्याय मिल पाएगा? आखिर किसने उसके साथ ऐसा किया था? ये सब जानने के लिए कहानी को शुरू से जानना पड़ेगा। किसी घर के नीचे वाले माले में ममता अपने पति विनोद के साथ रहती थी। घर में ही उसकी डिलीवरी चल रही थी। मिस्टर विनोद, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम अभी आपको खुशखबरी देते हैं। विनोद बाहर आ गया। ऊपर वाले फ्लोर में विनोद की माँ और उसके भैया भाभी रहते थे। उसकी भाभी राधिका के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। दोनों सास बहू भी बालकनी में खड़े थे। क्या हुआ देवर जी? उम्मीद है इस बार तो खुशखबरी मिली जाएगी। हाँ भाभी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। विनोद बाहर खड़ा होकर इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद नर्स और डॉक्टर बाहर आए। माफ करना विनोद, इस बार भी हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। विनोद बेचारा बहुत दुखी हो गया। तभी उसकी माँ ऊपर बालकनी से बोली, इसीलिए मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया था ताकि तेरी बीवी की नजर मेरी बड़ी बहू पर ना पड़े। तेरी गंजी बीवी एक नंबर की कलंकिनी है। 3 बार गर्भवती हो चुकी है और तीनों बार उसका बच्चा पेट में ही मर गया। मैं तो कहती हूँ उसे छोड़ दे। अरे माँ, इसमें ममता की क्या गलती? मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। विनोद घर के अंदर आया तो ममता जोर जोर से रोने लगी। विनोद, लगता है हमारे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पाप कर दिया था। अरे ऐसा मत सोचो ममता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कभी ना कभी हमारा साथ जरूर देगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कुछ महीनों बाद लंबे बालों वाली जेठानी राधिका गर्भवती हो गई। उसका पति विक्रम और सास दोनों बहुत खुश हुए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुझे उम्मीद है हमारी होने वाली संतान भी तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत होगी। उसके भी लंबे घने काले बाल होंगे तुम्हारी तरह। ये भी कोई कहने की बात है? मैं उस गंजी देवरानी की तरह कलंकिनी थोड़ी ना हूँ। मेरी प्यारी बहू, इस खुशी के मौके पर उस कलंकिनी का नाम अपनी जुबान पर मत ला। चल इसी खुशी में जश्न की तैयारी करते हैं। रात में उसकी सास ने पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया। पूरा मोहल्ला उस पार्टी में आया। नीचे राधिका का देवर और देवरानी आपस में बातें कर रहे थे। विनोद, आज भैया भाभी के लिए कितनी खुशी का मौका है। चलो ना हम भी उन्हें बधाइयां देकर आते हैं। ममता, अरे तुम किस मिट्टी की बनी हो? माँ, भाभी, भैया हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती किया करते हैं और तुम उन्हें बधाइयां देना चाहती हो? परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन हो गए। ठीक है, तुम कहती हो तो चलता हूँ। विनोद और ममता तैयार हुए और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। तभी उसकी सास ने कहा, अरे राधिका बहू, तू अंदर जा। इस गंजी की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए तुझ पर। ये गंजी औरत भी तुम्हारी बहू है ना? फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसे मैं अपनी बहू मानती ही नहीं हूँ। जब से इस घर में आई है कलेश होता रहता है। 3 बच्चों को खा गई है। मेरी बड़ी बहू गर्भवती हुई है तो उसके बच्चे को भी खाने आ गई। अरे देवरानी जी, अपने सर से पल्लू तो हटाओ, मोहल्ले वालों को देखने तो दो तुम्हारा टकला कैसा लगता है। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? अपने ही परिवार की बेइज्जती कर रही हो। इतने में राधिका ममता के पास आई और उसके सर से पल्लू हटा दिया। उसका गंजा सर देखकर सारे मोहल्ले वाले हंसने लगे। इधर राधिका ने अपनी जुल्फे लहरा दी। जेठानी के इतने लंबे और घने बाल हैं, वही देवरानी तो बिल्कुल गंजी है। तुम्हें तो मुंडन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। मेरी बड़ी बहू तो लाखों में एक है। इसके जैसे लंबे घने बाल पूरे मोहल्ले में किसी के नहीं है। जब जब ममता का गंजा सर देखती हूँ मुझे उल्टी होने लगती है। बहुत शौक था ना तुम्हें भाभी को बधाइयां देने का। अभी और बेइज्जती करानी है या चले? बेटा, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। एक गंजी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। ये सब सुनकर ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे अपने घर में ले आया। ऐसे वक्त बीत रहा था। विनोद और ममता ने अपने भैया और भाभी और माँ की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। अगर वो लोग कहीं रास्ते में भी मिल जाते तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। फिर एक रोज, विनोद, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मेरी स्कूल की सहेलियां भी आ रही हैं वहां। तभी विनोद की नजर घर के बाहर गई। उसने देखा कि उसकी भाभी राधिका तैयार होकर अकेली कहीं जा रही थी। ममता, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी भाभी अकेले ही मार्केट गई हैं, क्योंकि भैया काम से बाहर गए हैं। जब वो वापस आएंगी उसके बाद ही तुम जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम दोनों का आमना सामना हो। अरे लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो मार्केट ही गई हो। अरे ममता, लेकिन सड़क तो एक ही है ना। विनोद घर से हिला तक नहीं ताकि ममता घर से बाहर ना निकल पाए। शाम को उसने देखा कि उसकी भाभी राधिका वापस आ रही है। आजकल सड़क पर जानवर बहुत हो गए। बताओ, मेरे हाथों से ही सब्जी छीनकर खा ली। ऐसे आवारा जानवरों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। यही सब बड़बड़ाते हुए राधिका ऊपर चली गई। विनोद ने ये सब देख लिया। वो भागकर अंदर आया। ममता, अब तुम मार्केट जा सकती हो। राधिका भाभी आ चुकी हैं, और कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं, वहाँ मेरी बचपन की कुछ सहेलियां मिलने वाली हैं, तो उनके साथ गप्पे मारूंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, आज मेरी नाइट ड्यूटी। इतना बोलकर ममता वहां से चली गई। लेकिन जब वो मार्केट से वापस लौट रही थी तब उसे तड़पती हुई एक गाय दिखी। वो जल्दी से गाय के पास आई और उसे पानी पिलाया। गाय माता, क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गर्भावस्था वाली हालत में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए अपने बछड़े को जन्म देते हुए मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना आपके बछड़े का क्या होगा? तुम मुझे बहुत साफ दिल की लग रही हो। अगर हो सके तो मेरे बछड़े का ख्याल रखना। जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। इतना बोलकर गाय ने प्राण त्याग दिए। बछड़ा जोर जोर से रोने लगा। चिंता मत करो बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। ममता उस बछड़े को लेकर अपने घर आ गई। बालकनी से राधिका और उसकी माँ ये सब देख रहे थे। देख रही हो सासू माँ, हमारी अच्छी खासी सोसाइटी को ये औरत गंदा बना देगी। जानवरों को लाने की क्या जरूरत थी? अरे उसे जो करना है करने दे, उसकी तरफ देखा ही मत कर। खैर, तभी विनोद बाहर आ गया। अरे ममता, तुम मार्केट सब्जी लेने गई थी या बछड़ा लेने? किसी ने इसकी माँ के साथ बहुत गलत किया, वो बेचारी दुनिया छोड़कर चली गई। ममता, मुझे तुम पर गर्व है। आज के बाद हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। मैं दूध लेकर आता हूँ इसके लिए। अब वो बछड़ा उन लोगों के साथ खुश रहने लगा। विनोद और ममता अक्सर उस बछड़े के साथ कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर खेलते रहते थे। ये सब राधिका को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रोज, सासू माँ, इस बछड़े ने तो पूरे मोहल्ले में गंद मचा रखी है। अरे तू खेलने देना बहू, बछड़ा ही तो है, हम लोग तो ऊपर रहते हैं, ऊपर तो गंदगी नहीं फैला रहा ना वो। खैर, करीब आधी रात को राधिका चुपके से नीचे आई। बछड़ा घर के बाहर ही खूंटे से बंधा हुआ था। राधिका ने उसे खूंटे से आजाद किया और उसे वहां से भगाने लगी। चल भाग यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी, निकल यहाँ से। ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वो बछड़ा जोर जोर से मिमियाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वहां पर ममता, विनोद और उसकी माँ सब लोग आ गए। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मुझे इन गंदे जानवरों से बहुत नफरत है, ये यहाँ नहीं रह सकता। वो सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बछड़े की माँ यानी उस गाय की आत्मा आ गई। मेरे बछड़े को हाथ भी मत लगाना। उस दिन इस औरत राधिका ने ही मेरे पेट पर लात मारी थी, इसीलिए मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई। बड़ी मुश्किल से मिली हो, तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इतना बोलकर गाय की आत्मा गायब हो गई। तुरंत राधिका के पेट में दर्द उठा। उसने वहीं पर एक काले रंग के बछड़े को जन्म दिया। सब हैरान हो गए। देखते ही देखते राधिका के सारे बाल झड़ गए, वो गंजी हो गई। इधर ममता के सोने के बाल लंबे और घने हो गए। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम है सनम खातून, नित्या, माधुरी, गीता, हीरा, चांदी, जूही कुमारी, रूमी पवन, सोनम, ऑफिशियल सोनम। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए।